हेलो दोस्त, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका दोस्त कुमार आज़ाद और आज हम स्टार्ट करेंगे भारत का संवैधानिक विकास। जैसा कि हेडिंग लगा हुआ है तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। और मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम है कुमार आज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा नया साइंस का यूट्यूब चैनल है दोस्त, जिसका नाम है साइंस हब बाय कुमार आज़ाद। और आज हम शुरू करते हैं, न्यू टॉपिक है पॉलिटी का, भारत का संवैधानिक विकास। तो आइए हम हेडिंग पहले लगा लीजिए, भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत के संवैधानिक विकास में सबसे पहले हम शुरू करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो हेडिंग लगा है भारत का संवैधानिक विकास। इंग्लिश में अगर हम इसको बोलें दोस्त तो क्या बोलेंगे भारत के संवैधानिक विकास को इन इंग्लिश? तो हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। क्या बोलेंगे दोस्त? कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्त। तो इंग्लिश से उतना मतलब है नहीं हमको या आप लोगों को, अगर जानना है तो बस बेसिकली हम लिख दिए कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन आप याद रखिए भारत में संविधान का विकास किस तरह से हुआ, आज हम उसकी शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होगा, शुरुआती में पहला पॉइंट आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको पता है कि 31 दिसंबर 1600, ये डेट दोस्त आप जानते होंगे। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। इस ईस्वी को क्या हुआ था? एक चार्टर एक्ट पारित हुआ था दोस्त। एक चार्टर एक्ट पारित हुआ था। कौन पारित किया था दोस्त? तो ब्रिटेन की जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम है, उन्होंने इस चार्टर एक्ट को पारित किया था। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा ये एक्ट पारित किया गया था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। क्या हुआ था इस चार्टर एक्ट के द्वारा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। तो हम लिखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था इसी एक्ट के द्वारा। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ही एक चार्टर एक्ट पारित हुआ था दोस्त, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। ब्रिटेन की महारानी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। अब क्वेश्चन उठता है क्यों गठन हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का? तो मेनली क्या उद्देश्य था दोस्त ईस्ट इंडिया कंपनी का या महारानी एलिजाबेथ प्रथम का? तो मेन उद्देश्य था भारत के साथ व्यापार करना। बुक में अब आप देखोगे तो पूर्व के साथ व्यापार करना लिखा हुआ है। तो पूर्व का मतलब है भारत, क्योंकि ब्रिटेन के रिस्पेक्ट में आप देखें इंडिया तो पूर्व में है, इसलिए लिखा गया है पूर्व के साथ व्यापार करना। तो हम ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन क्यों हुआ यहाँ पे? तो पूर्व के साथ व्यापार करना इसका लक्ष्य था। तो इसका जो मेन लक्ष्य है यहाँ पे हम लिखें, क्या लक्ष्य था? पूर्व के साथ व्यापार करना। पूर्व का मतलब आप समझ जाना दोस्त, यहाँ पे इंडिया, अपने देश के साथ व्यापार करना इसका मेन लक्ष्य था। अच्छा, तो यहाँ तक तो आप समझ गए पूर्व के साथ व्यापार करना। अब पूर्व के साथ व्यापार करने का क्या मतलब है दोस्त? तो पूर्व के साथ यानी इंडिया के साथ व्यापार करना था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मेन उद्देश्य क्या था? वो पूर्व के साथ व्यापार करना था। तो हम इस साइड लिखते हैं कि पूर्व यानी क्या हुआ? भारत। पूर्व यानी भारत के साथ व्यापार करना था। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझिए दोस्त, भारत में सबसे संपन्न इस समय 1600 ईस्वी में सबसे ज़्यादा संपन्न जो भारत में था वो था बंगाल बहुत संपन्न क्षेत्र माना जाता था। 31 दिसंबर 1600 या 16वीं सदी 15वीं सदी के आसपास अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा संपन्न क्षेत्र कौन था? बंगाल। तो भारत का मतलब यहाँ पे आप समझ जाना कि बंगाल बेसिकली जो टारगेट था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का था, बंगाल के साथ व्यापार करना था इसका। तो पूर्व का मतलब समझिएगा भारत में सबसे संपन्न क्षेत्र कौन है? बंगाल। तो बंगाल के साथ व्यापार करने का लक्ष्य किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो के साथ व्यापार करना इसका लक्ष्य बना था। अच्छा, बंगाल के साथ व्यापार कैसे करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी? यानी ब्रिटेन तो बंगाल के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत आई थी वो तो बंगाल के साथ व्यापार करना या भारत के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। अब इसके साथ व्यापार तो तभी करेगा तो जब इस क्षेत्र को जीत गया होगा। कौन? ब्रिटेन।
तो इस क्षेत्र को जीता हुआ था। 1757 और 1764 दो लड़ाई आपको याद होगा दोस्त। 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी और 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई हुई थी। इस दोनों लड़ाई में आप देखेंगे तो बंगाल वाले क्षेत्र को ब्रिटेन अपने अधिकार में कर चुका था पहले ही। तो उसका मेन टारगेट जो था वो बिल्कुल क्लियर था, क्योंकि इस क्षेत्र को पहले ही जीत चुका था ब्रिटेन। रॉबर्ट क्लाइव आपको पता होगा 1757 की लड़ाई लड़ा था और सिराजुद्दौला को हराया था। फिर बक्सर की लड़ाई में भी उसको हराया था, मीर कासिम को हराया था बक्सर की लड़ाई में। अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली का जो अंतिम मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय, इन तीनों को एक साथ हराया था। यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो बक्सर की लड़ाई और प्लासी की लड़ाई, दोनों की लड़ाई में इस बंगाल वाले क्षेत्र को ब्रिटेन पहले ही कब्जा में कर लिया था। तो इसका मेन जो टारगेट था दोस्त बंगाल के साथ व्यापार करना, वो क्लियर था, पहली पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक चार्टर एक्ट पारित हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, जिसका लक्ष्य था पूर्व के साथ व्यापार करना। पूर्व का मतलब हो गया भारत, भारत में संपन्न कौन, बंगाल, तो बंगाल के साथ व्यापार करना इसका टारगेट था। ठीक है, जब इसका टारगेट फिक्स हो गया दोस्त तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी, अब क्या हुआ, ब्रिटिश संसद को डर था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब बंगाल के साथ व्यापार करेगी तो कहीं वहाँ वो घुसखोरी न करने लगे। कंपनी में जो कर्मचारी था यहाँ पे जो आया था व्यापार करने के लिए, कहीं वो अपना निजी व्यापार न करने लगे, यहाँ के भारतीयों के साथ रिश्वत या किसी तरह का घुसखोरी न करने लगे, यहाँ के व्यापारियों के साथ रिश्वत न लेने लगे, है ना, तो अपनी पैकेट ना भरने लगे। तो इसका डर था ब्रिटिश संसद को। जब ब्रिटिश संसद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के लिए भेजी थी, तो मेन डर क्या था दोस्त कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी कहीं भारतीयों के साथ किसी तरह का रिश्वत ना लेने लगे, कहीं अपनी जेब ना भरने लगे। तो इसको कंट्रोल करना था, किसको, ब्रिटिश संसद को। चूंकि इस सबको जो भेजा था इसका बागडोर किसके पास था, ब्रिटिश संसद के पास था। तो ब्रिटिश संसद को ये डर था कि इसको तो कंट्रोल करना है, कहीं वो लोग करप्शन वाला काम ना करने लगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा पहला कानून लाया गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित प्रथम एक्ट कौन सा था दोस्त, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो पहला कानून ला दिया। अब आपको पता है क्यों लाया, क्योंकि ब्रिटिश सांसद को डर था कहीं कंपनी के कर्मचारी वहां जाके घूस ना लेने लगे, निजी उपहार ना लेने लगे, रिश्वत ना लेने लगे। तो इसका डर था, इसलिए इन्होंने पहला कानून लाया, कौन सा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब हम देखेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे, कैसे कंट्रोल किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को, कैसे कंट्रोल किया, हाउ टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, बाय द एक्ट ऑफ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, है ना। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल किया गया, हम देखेंगे इसमें कौन कौन से प्रावधान थे। तो चलिए अब हेडिंग लगाएंगे दोस्त 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो हम हेडिंग लगाते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या क्या प्रावधान थे इसमें, तो यहाँ पे सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। चलिए यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं दोस्त 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या बोला इस एक्ट में, तो कॉमन पॉइंट अगर हम बताएं इसको पढ़ने का, तो इसमें 3 प्रावधान किए गए। कौन कौन से 3 प्रावधान हुए दोस्त, तो ध्यान रखना है। 3 प्रावधान हुए। पहले तो बंगाल का गवर्नर जनरल अपॉइंट हुआ, बंगाल का गवर्नर जनरल बना। यहाँ पे पहले तो बंगाल में गवर्नर जनरल की व्यवस्था की गई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको पता होगा दोस्त, कलकत्ता उच्च न्यायालय का गठन हुआ, कलकत्ता उच्च न्यायालय का गठन किया, उच्च न्यायालय का गठन भी हुआ, दूसरा प्रावधान। तीसरा प्रावधान क्या हुआ दोस्त, बोर्ड ऑफ ट्रेड का गठन हुआ,
बताएंगे तो ये सब क्या है, बोर्ड ऑफ ट्रेड का गठन हुआ। तो ये 3 बॉडी का गठन हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तीनों को हम एक्सप्लेन करेंगे, आप प्लीज धैर्य से सुनिए, तीनों को हम बताएंगे। तो बंगाल का गवर्नर जनरल पहला पॉइंट, दूसरा कलकत्ता का उच्च न्यायालय का गठन, तीसरा बोर्ड ऑफ ट्रेड का गठन हुआ। अब बंगाल का गवर्नर जनरल तो आपको ही पता है, तो उस वारेन हेस्टिंग्स बने, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बना। अब ये अकेले तो बंगाल में गवर्नर जनरल वाला काम तो कर नहीं सकता था, तो इसकी सहायता के लिए 4 मेंबर की नियुक्ति हुई। तो हम यहीं पे लिख देते हैं, इसकी सहायता कौन कर रहा था, इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय मेंबर की नियुक्ति हुई जो वारेन हेस्टिंग्स की सहायता करता था। कौन कौन, तो एक तो था क्लेवरी, फ्रांसिस वॉरविल, और एक का नाम था दोस्त मानसन। ऐसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्त ये सब नाम, बस हम ऐसे ही लिख दिए हैं, अगर आपको ध्यान रखना है तो रखिए। तो बंगाल का गवर्नर जनरल तो बना वारेन हेस्टिंग्स, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी सहायता कर रहा था 4 सदस्यीय मेंबर, जिसको क्लेवरी, फ्रांसिस वॉरविल और मानसन बोला गया। अच्छा, इस होल बॉडी को क्या बोलेंगे, इस होल बॉडी को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद बोला गया। ध्यान रखना, इंग्लिश में गवर्नर जनरल इन काउंसिल बोला गया, लेकिन यहाँ पे हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो गवर्नर जनरल था, इसकी सहायता के लिए 4 मेंबर थे, इन सब को मिला के बोला गया गवर्नर जनरल का कार्यकारी परिषद। ठीक है, अब बात आता है कि ये क्या काम करता था भाई, कलकत्ता का उच्च न्यायालय क्या करता था और बोर्ड ऑफ ट्रेड का क्या काम था, ये तीनों पॉइंट हम क्लियर करेंगे। अच्छा, तो ये इस बॉडी का जब गठन हुआ, हम इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं दोस्त, इस बॉडी का जब गठन हुआ तो इसका क्या काम था, तो इसका काम था, पहला जो इसका हम काम अगर हम आपको बताएं, इसका जो कार्य था वो क्या कार्य था, तो राजस्व, सैनिक एवं सिविल शक्ति, ये तीनों इसी के पास था। तीनों को समझिए। राजस्व का मतलब होता है दोस्त, कलकत्ता के अंदर, ये बंगाल के अंदर जो भी लोग थे वहाँ से टैक्स वसूलने का काम कौन कर रहा था, वारेन हेस्टिंग्स और उसकी 4 वो जो मेंबर हैं। तो टैक्स वसूलने वाला काम जो है उसी को राजस्व बेसिकली बोला जाता है। तो राजस्व संबंधी शक्ति, सैनिक संबंधी शक्ति और सिविल शक्ति, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, सिविल शक्ति, ये तीनों पावर दिया गया बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन। तो आपको समझ में आ गया, और राजस्व, सैनिक और सिविल शक्ति बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन था। कलकत्ता के उच्च न्यायालय के पास क्या अधिकार था, इसके पास अधिकार था आपका फौजदारी, और अगर हम बोले जल सेना संबंधी मामला, और एक और पावर था इसके पास, धार्मिक मामला। ये जो पावर था, ये पावर किसके पास रहा, कलकत्ता के उच्च न्यायालय के पास। आप बोलिएगा फौजदारी क्या है, तो जो भी जल सेना संबंधी पावर है, या जो भी न्यायालय संबंधी जो मैटर होते थे, या जो भी जल सेना संबंधी मामला होता था, या बोले धार्मिक संबंधी जो मामला होता था, किस क्षेत्र में, बंगाल के क्षेत्र में, मद्रास के क्षेत्र में और मुंबई के क्षेत्र में। आगे हम एक पॉइंट और बताएंगे दोस्त कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बंगाल का गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स बना था, लेकिन मुंबई और मद्रास को इसके अधीन भी किया गया था। यानी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन केवल बंगाल ही नहीं था, मुंबई भी था और मद्रास भी था। तो मुंबई हो गया, मद्रास हो गया, बंगाल हो गया, वहाँ जो भी धार्मिक संबंधी मामला होता था, जो भी जल सेना संबंधी मामला होता था, उस मामला को हल कौन करता था, कलकत्ता का उच्च न्यायालय। आप बोलिएगा इसका क्या काम है, तो इसका काम क्या था कि ये सब जो विषय है, राजस्व संबंधी मामला, सैनिक संबंधी मामला, सिविल संबंधी मामला, धार्मिक संबंधी मामला, जल सेना संबंधी मामला, इन सब मामलों के बारे में रिपोर्ट करना था किसको, ब्रिटिश संसद को। क्योंकि ये एक्ट लाया कौन था, ब्रिटिश संसद। ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए एक्ट लाया गया था। तो ब्रिटिश संसद को इन सारा इंफॉर्मेशन देना, इन सभी मामलों के बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम किसका था, बोर्ड ऑफ ट्रेड का। तो इसका जो मैंने काम किया था, राजस्व, सिविल या अन्य मामला की जानकारी देना, अन्य मामला की जानकारी ब्रिटिश संसद को देना, वो किसका काम था, बोर्ड ऑफ ट्रेड का।
तो आप देख लिए ऑल ओवर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 3 बॉडी का गठन हुआ था। पहली पॉइंट, बंगाल का गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स बना, 4 मेंबर उसकी सहायता कर रहा था, क्लेवरी, फ्रांसिस बॉर्वेल और मानसन। मेन काम क्या था, राजस्व, सैनिक और सिविल शक्ति। कलकत्ता का उच्च न्यायालय का भी गठन हुआ दोस्त, फौजदारी, जल संबंधी मामला, धार्मिक मामला देखता था। और बोर्ड ऑफ ट्रेड का भी गठन हुआ दोस्त, जिसमें राजस्व, सिविल या अन्य संबंधी मामला की जानकारी ब्रिटिश संसद को देता था। कौन? बोर्ड ऑफ ट्रेड। और ये तो पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या किया गया दोस्त, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हम आपको बताए थे कि मुंबई और मद्रास भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन था। तो दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि मुंबई एवं मद्रास गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, गवर्नर जनरल के अधीन हो गया था। क्या मतलब है इसका? मतलब गवर्नर जनरल ही मुंबई और मद्रास के लिए भी अब कानून बना था। यानी आप बोल सकते हैं धीरे धीरे केंद्रीकरण की शुरुआत हो गई थी, केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि गवर्नर जनरल बंगाल के लिए कानून तो बना रहा था, लेकिन मुंबई और मद्रास को भी चूंकि इसके अधीन कर दिया, तो आप बोल सकते हैं केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत हो गई थी। तो यहाँ पे आप क्या बोलिएगा, केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत हो गया, क्योंकि मुंबई और मद्रास को भी इसके अधीन कर दिया गया था। अच्छा, जब ये एक्ट पारित हो रहा था दोस्त, एक पॉइंट और याद रखना है, इसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। यहाँ पे हम लिख देते हैं शॉर्ट में कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री, पीएम लिखते हैं, कौन था? लॉर्ड नॉर्थ यहाँ के पीएम थे। तो बेसिकली ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 3 बॉडी तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। क्यों लाया गया एक्ट, ये भी आपको पता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए पहला एक्ट लाया गया। प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड नॉर्थ। 3 बॉडी का गठन हुआ, गवर्नर जनरल जिसके पास राजस्व, सैनिक और सिविल शक्ति था, कलकत्ता का उच्च न्यायालय जिसके पास जल संबंधी मामला, धार्मिक मामला, फौजदारी मामला था। इन सब मामलों के बारे में जानकारी देना ब्रिटिश संसद को तो कौन देता था? बोर्ड ऑफ ट्रेड। अच्छा, मुंबई और मद्रास को इसके अधीन किया गया, गवर्नर जनरल के अधीन, यानी आप बोल सकते हैं केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत हो गया था। थैंक्स दोस्त, अगर यहाँ तक आप समझ गए हैं, फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे दूसरे टॉपिक को। तब तक के लिए धन्यवाद, शब्बा खैर। तोरा बहन के चोदो।